प्यारे दर्शकों प्रणाम। मैं हूं पल्लवी मैम अपने नए वीडियो के साथ। आज का हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है गृह प्रबंध। गृह यानी घर, प्रबंध यानी उसका एक तरह से कहिए सामंजस्य। तो हम जो मनुष्य हैं वो स्थिर एक स्थान पर रहते हैं और घर में रहते हैं। दोस्तों, घर और मकान दोनों में बहुत ही अंतर होता है। मकान जो होता है वो ईंट, बालू, सीमेंट से बनता है और जो घर बनता है हमारे आपसी प्रेम से, सहयोग से और सामंजस्य से बनता है। तो मैं यही सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर हमें मकान का भी सुख दें और ईश्वर हमें घर का भी सुख दें। तो घर के प्रबंधन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उस पे आज मैं चर्चा करूंगी। तो जो घर हमारा होता है, वास्तुशास्त्र का जो हम लोग लेके चल रहे हैं एक तरह से सीरियल वाइज, रोज कुछ ना कुछ मैं अपने हर वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बताती ही हूँ। आज भी मैं कुछ थोड़ा बहुत बताऊंगी। तो ये जो गृह प्रबंधन है, तो सबसे पहले तो हमें उसे कोशिश करना चाहिए कि नक्शे के अनुसार और वास्तुशास्त्र से बनवाने का कोशिश करना चाहिए। और उसके बाद घर की साफ सफाई और व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। और हमारे प्यारे दर्शकों, घर में साफ सफाई रखना या उसे व्यवस्थित रखना किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती है। उस घर में जितने लोग निवास करते हैं सबकी ये जिम्मेदारी होती है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जो गृहिणी है उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि घर की व्यवस्था का उत्तरदायित्व वो अकेले अपने कंधे पे ना ले, अपने घर के अन्य सदस्यों के साथ उसे बांटे। और घर के अन्य सदस्यों की ये जिम्मेदारी है और घर के सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो गृह प्रबंधन में गृहिणी का सहयोग करें। तो सबसे पहले बात आती है घर की स्वच्छता की। घर की स्वच्छता जो होती है वो स्वच्छता एक दिन की नहीं होती है। तो इससे पहले हम लोग स्वच्छता या सफाई के बारे में जाने। तो सफाई 4 प्रकार की होती है: दैनिक सफाई या दैनिक स्वच्छता, साप्ताहिक स्वच्छता, मासिक स्वच्छता और वार्षिक स्वच्छता। जो हमारी दैनिक स्वच्छता होती है इसके अंतर्गत कमरे को साफ करना, फर्श को साफ करना, बर्तन धुलना, किचन के प्रतिदिन के कार्य, साफ सफाई, अपने वस्त्रों को धोना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, अपने व्यक्तिगत स्वच्छता यानी अपने शरीर के प्रत्येक अंगों की साफ सफाई और अपने वस्त्रों की साफ सफाई, ये हमारी दैनिक स्वच्छता में आती है। और हमारा जो साप्ताहिक स्वच्छता होती है, इसमें चादर, तौलिए या खिड़की के पर्दे वगैरह जो हम लोग धोते हैं वो आती है। मासिक स्वच्छता के अंतर्गत आता है कि हम अपने अलमारी वगैरह के सामान को निकाल के उसे धूप दिखाते हैं, उसे साफ सफाई करते हैं, उसे फिर से अरेंज करते हैं। अपने किचन में जो भी डिब्बे वगैरह हैं उनको धुलते हैं, जो खाद्य सामग्रियां होती हैं उनको धूप दिखाते हैं और फिर से उन्हें व्यवस्थित रूप से हम लगाते हैं। अचार, मुरब्बा वगैरह को हम लोग धूप दिखाते हैं। ये सब जो हमारे हैं मासिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। और वार्षिक कार्य के अंतर्गत आते हैं हमारे, जैसे हम लोग अपने होली पे, दीपावली पे जो घर में स्वच्छता करते हैं वो सब वार्षिक स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। और कभी कभी आकस्मिक स्वच्छता भी होती है। जैसे हमारे यहाँ कोई, मान लीजिए कोई आयोजन पड़ जाए, बर्थडे पार्टी पड़ जाए, किसी का जन्मदिन पड़ जाए, बच्चे का जन्म हो, किसी का शादी विवाह हो जाए या कोई और फंक्शन या पार्टी होती है, तो हम अपने घर की साफ सफाई अच्छे तरह से वेल मेंटेन तरीके से करते हैं। तो साफ सफाई का मतलब ये नहीं कि हमने कपड़े साफ कर दिए और सारी चीजें साफ कर दी और बस हो गया। जी नहीं। स्वच्छता के अंतर्गत ये आती है कि आप हर चीज को अच्छे से क्लीन करें और क्लीन करने के बाद जिस चीज की जो जगह है उसको वहां पे प्रॉपर तरीके से रखें। अच्छा,
आपका घर व्यवस्थित कैसे रहेगा? जिस आप हर एक प्रत्येक वस्तु के लिए जो जिस 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 स्थान पे उपयोगी है वहां पे उसका स्थान निर्धारित करिए, उस वस्तु को उठाइए, उसका प्रयोग करिए, पुनः अपने निर्धारित स्थान पे ही रखिए। इससे आपके समय की भी बचत होती है, आपके श्रम की भी बचत होती है और आपका घर भी व्यवस्थित रहता है। अब आती है, ये तो घर के साफ सफाई व्यवस्था की बात आई। अब अपनी बात करते हैं, यानी हमें प्रतिदिन अपने त्वचा की सफाई, बालों की सफाई, वस्त्रों की सफाई, अपने दांतों की सफाई, आंखों की सफाई, नाक की सफाई, कान की सफाई प्रतिदिन हमें करनी चाहिए। और जो भी हमारे बच्चे हैं उनके अंदर भी ये चीजें उनके अंदर डालनी चाहिए कि वो अपने प्रत्येक अंगों के साफ सफाई के प्रति, क्योंकि अगर हमारे शरीर के सभी अंग प्रॉपर वे में अच्छी तरह साफ सुथरे होंगे तो एक देखने अंदर से मन को प्रसन्नता होती है, देखने में भी हम अच्छे लगते हैं और हम कई प्रकार की बीमारियों से भी दूर रहते हैं। अच्छा, वस्त्रों को धोने में जो है कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है कि मतलब अपने कपड़ों को प्रॉपर वे में धुलाई नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, या बच्चों के अंदर ही जिज्ञासा रहती है कि क्यों मम्मी इतनी साफ सफाई पे ध्यान देती हैं। तो बच्चों को अपने बताएं कि बच्चों को अपने बताएं कि जो कपड़े साफ सुथरे अगर हम रखते हैं तो हमारे वस्त्र जो है वो सुंदर दिखते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। साफ सुथरे कपड़े पहनने से मन प्रसन्न रहता है और दूसरों के साथ उठने बैठने बातचीत करने में हम ऑकवर्ड फील नहीं करते, यानी हम अच्छा अपने आप को आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करते हैं। और वस्त्र तो इससे साफ सुथरे रहते हैं, उनसे दुर्गंध किस प्रकार की नहीं आती है और हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए और व्यक्तित्व के निखार के लिए वस्त्रों की साफ सफाई बहुत जरूरी है। इसी तरह घर की साफ सफाई है। अगर आपका घर अस्वच्छ है, अव्यवस्थित है, अगर आपको तो स्वयं के लिए तो आपको दिक्कत है ही, अगर कभी कोई आए आपके घर, मेहमान आए या कोई अचानक से आए तो वो भी देख के महसूस करता है कि ये लोग कैसे हैं। जो घर होता है व्यक्तित्व के मस्तिष्क का आईना, व्यक्ति जो भी उस घर में लोग हैं उन लोगों के मन का आईना होता है उनका घर। यानी घर की व्यवस्था कैसी है, घर की स्वच्छता कैसी है, किस प्रकार का डेकोरेशन है। अगर आधुनिक शैली से घर को डेकोरेट किया गया है तो ये माना जाता है कि हाँ, इस घर में रहने वाले लोग आधुनिक विचारधारा के हैं। अगर जो हमारे घर की साज सज्जा है वो देशी शैली के है तो ये लगता है कि हाँ, ये लोग पारंपरिक विचारधारा के लोग हैं। तो या हम अपने घर में पेंटिंग्स वगैरह कैसे लगाते हैं, ये भी हमारे विचारों को प्रदर्शित करता है। उसी तरह पर्दे, चादर, फर्नीचर ये हम कैसा लगाते हैं वो भी हमारे विचारों को प्रदर्शित करता है। तो पर्दे वगैरह, चादरें वगैरह तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगी कि मौसम के अनुरूप लगाना चाहिए, है ना। जैसे आप बरसात वगैरह में आप ऐसे पर्दे चादरों का इस्तेमाल करें जो जल्दी धुल जाएं और जल्दी आराम से सूख जाएं। उसी तरह आप ठंडी के इस समय ठंडी के मौसम चल रहा है तो ऊनी चादरों का, यहाँ तक कि ऊनी पर्दों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार इसको ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। जो ठंडी के दिन है उनमें गहरे रंगों का इस्तेमाल आप पर्दे चादर के रूप में करिए, खिड़कियों के पर्दे के रूप में। और जब गर्मी का दिन आए तो हल्के आसमानी, हल्का गुलाबी, सफ़ेद, इन सब कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। इसी तरह से बहुत सी गृहिणियां हैं वो जो घर में कपड़ों की मरम्मत वगैरह करने के लिए सिलाई मशीन रखती हैं। तो सिलाई मशीन या जो गृहिणियां सिलाई मशीन घर में रखना चाहती हैं तो उनको मैं थोड़ा सिलाई मशीन पे थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ कि जो सिलाई मशीन होती है वो 3 तरह की मुख्य रूप से इस समय मार्केट में देखने को मिल रही है। एक जो हाथ से चलती है, दूसरी जो पैर से चलती है और एक सिलाई मशीन जो होती है वो बिजली से चलती है। आजकल तो नई नई आधुनिक मशीनें आ गई हैं जिस पे आप सिलाई करने के अलावा आप कढ़ाई भी कर सकते हैं और आसानी से। और मेरा बेटा है तंग कर रहा है। और
सिलाई मशीन ले आना बड़ी बात नहीं है, उसे चलाना और सबसे बड़ी बात है कि उसकी देखभाल करना, उसे व्यवस्थित तरीके से रखना बड़ी बात है। तो सिलाई मशीन अगर आपके घर में है तो हमेशा उसको ढक के रखें और समय समय पर उसकी साफ सफाई करें। उसमें सिलाई मशीन का तेल डालें, कोई भी तेल नहीं डालना चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि सरसों का तेल और किरोसिन का तेल मिक्स करके और उसमें डालने लगते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सिलाई मशीन में डालने के लिए अलग से तेल आता है, उसका इस्तेमाल ना करना चाहिए। और साल में एक बार कोशिश करनी चाहिए कि उसके सारे कल पुर्जों को खोल दिया जाए और खोल के उसे अच्छी तरीके से साफ कर दिया जाए। हाँ, मशीन में जब भी आप तेल डाल रहे हैं तो ये कोशिश करनी चाहिए कि नीडल बार को ऊपर कर ले, क्योंकि अगर उसमें भी तेल पड़ गया तो फिर जब आप कपड़ों को सिलेंगे तो उसमें तेल लगने का डर रहता है और उससे आपके कपड़ों में दाग लग सकता है। हमेशा कपड़े की मोटाई के अनुसार, उसके प्रकार के अनुसार सुई का चयन करना चाहिए। उस तरह से आपकी सुई बार बार टूटेगी नहीं और कपड़ों को सिलने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर बार बार सुई टूट रही है तो या तो सुई जो है वो ढीली है या टेढ़ी है, तो इन सब, या बहुत ज़्यादा टाइट है, तो ऐसी सिचुएशन में बार बार सुई टूटती है तो आप उसको देख लें कि कोई समस्या ना हो, उसे अच्छी तरह से सेट कर लें, उसके बाद ही सिलाई मशीन का प्रयोग करें। एक चीज़ और, एक थोड़ा सा मैं बात करना चाहती हूँ एक टॉपिक पे कि बहुत लोगों को ये जैसे जैसे बुढ़ापा आने लगता है घर में, वृद्धों की मैं बात कर रही हूँ, वृद्धों का जीवन बड़ा ही कठिन हो जाता है क्योंकि उनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उनके अंदर उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। तो एक पूरे जीवन व्यस्त रहने के बाद अचानक से एक बड़ा समय उनके पास होता है, जब वो खाली रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए समय बिताना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोगों से मैं ये अपील करूंगी कि अपने परिवार के वृद्ध लोगों के साथ आप समय बिताने का प्रयास करें, दिन में समय निकालने का जरूर प्रयास करें। दूसरी बात कि आज जैसे वृद्धावस्था आती है तो बहुत लोग चल नहीं पाते हैं, फिर नहीं पाते हैं, या जो लोग चलते फिरते हैं तो उनके गिरने और चोट लगने की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती रहती हैं और पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं जो होती हैं इन चोटों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। तो उसके लिए यह है कि कोशिश करें कि हफ्ते में 5 दिन भी ऐसे वृद्ध लोग प्रत्येक दिन सुबह या शाम जब भी आपको सुविधा हो आधे घंटे वो टहलें या हल्का फुल्का व्यायाम करें, जिससे जो ये बार बार गिरने और चोट लगने की जो स्थिति होती है इसमें कमी देखने को मिलती है। और ऐसे वृद्ध लोगों को टहलते वक्त ये कोशिश करना चाहिए कि उनके आसपास कोई रहे उनकी हेल्प करने के लिए। तो इस तरीके से नियमित रूप से अगर आप टहल रहे हैं या हल्का फुल्का व्यायाम कर रहे हैं तो थोड़ी सी मदद मिल सकती है। और खाने पीने पे भी अपने ध्यान रखना चाहिए और जितना हो सके कोशिश करना चाहिए कि खुश रहें। अपने जीवन में जो आपकी यादें हैं, जो बुरी यादें हैं, उन्हें भूलने का प्रयास करें। और जब भी आप अकेले में बैठे अगर आप कुछ सोचते हैं तो उन पलों को सोचने का प्रयास करें, उन पलों को याद करने का प्रयास करें जो आपके लिए सुखद थे। क्योंकि हमारे जीवन में सुख दुख तो लगा ही रहता है, लेकिन हम जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो आगे आने वाला है उसको हम ठीक कर सकते हैं। या जो बीत गया अगर उसको भी हमें याद करना है तो अच्छा होगा कि हम अपने सुखद पलों को ही याद करें, जिससे जो हमारा वर्तमान है वो सुखद रहे, हमारे मन में निराशा के भाव ना आए, दुख के भाव ना आए। और जो भी वृद्ध लोगों के आसपास रहने वाले लोग हैं उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उनके लिए समय निकालें। आप दिन में आधे घंटे ही उनके पास बैठिए, बातचीत करिए, उनको थोड़ा समय दीजिए जिससे उनको कि अच्छा लगे। अब आ जाते हैं अपने वास्तुशास्त्र के टिप पे। तो गृह प्रबंधन के बारे में हम लोगों ने बात की। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा जो रसोई घर होना चाहिए वो किधर होना चाहिए, यानी पूरब और दक्षिण के कोने, आग्नेय कोण में हमारा जो होना चाहिए वो किचन होना चाहिए, रसोई घर होना चाहिए। ईशान कोण में हमारा पूजा का स्थान या पानी का स्थान होना चाहिए, मैंने बताया था। वायव्य में यानी
उत्तर और पश्चिम के कोने में वायव्य में हमारा भंडारण का स्थान होना चाहिए, और नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम का कोना जो होना चाहिए वो भारी चीज़ों के लिए होना चाहिए। तो आज हम शयन कक्ष पे बात करेंगे। तो शयन कक्ष जो हमारा होना चाहिए घर में, दंपतियों की मैं बात कर रही हूँ, जो दंपति हैं यानी पति पत्नी हैं, तो उनका जो रूम होना चाहिए, या तो वो दक्षिण पश्चिम के दीवार के तरफ का एरिया जो होता है उस तरफ उनका रूम होना चाहिए। पूर्व में या उत्तर में जो दंपति हैं, पूर्व या उत्तर में उनका शयन कक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पूर्व दिशा है वो परमेश्वर की दिशा मानी जाती है, और उस पूर्व दिशा में बृहस्पति का आधिपत्य होता है। और शयन जो है ये सुख और भोग विलास का विषय होता है एक दंपति के लिए। तो और इस पे शयन सुख पे, भोग विलास पे के जो इस पे जो आधिपत्य होता है वो शुक्र का होता है। तो अगर किसी दंपति का जो शयन कक्ष है वो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा के तरफ रहेगा, तो ऐसा माना जाता है कि उनके भोग विलास सुख में कमी होती है, और उनके बीच में आपसी प्रेम में कमी होती है। हाँ, ये है कि उत्तर और पूर्व दिशा में अगर 17 से 18 साल के बच्चे हैं, उनका शयन कक्ष है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उत्तर पूर्व दिशा में अगर शयन कक्ष है तो ऐसे 17-18 साल के बच्चे या युवक युवतियां जिनको अपने कैरियर बनाना है, उनका जीवन काफ़ी अनुशासित और मर्यादित होता है, और उनके कैरियर में सफल होने के संयोग ज़्यादा होते हैं। उसी तरह अगर कोई इतना वृद्ध है जो अपने सांसारिक कार्यों से विरक्त हो चुका है, तो वो उस व्यक्ति का भी शयन कक्ष उत्तर और पूर्व दिशा में रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अब हमें यहीं इसे रोकना चाहिए। और फिर से मैं आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक शेयर और कमेंट करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपके जितने भी परिचित हैं उनसे ये मेरी तरफ से निवेदन करिए कि वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ प्रणाम।